नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे डेलीगेट्स हैं जिनका परिचय मैं करवाना चाहता हूं। हमारे साथ डॉक्टर रवि जायसवाल हैं, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से हैं और ये पिछले 4 साल पहले रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में जो कैंसर के मरीज़ के इलाज हैं वो शुरू किए थे और अभी तक लगातार हज़ार मरीजों का इन्होंने इलाज किया है। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नमस्कार। साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि जो कैंसर के मरीज़ हैं, अभी जो वर्तमान में है, लोग भयभीत होते हैं। किसी को अगर पहले स्टेज का कैंसर हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि नहीं, अब ये लाइलाज है। तो ये जो भय है समाज से, वो कैसे दूर किया जा सकता है? दोस्तों, कैंसर अब एक सामान्य बीमारी हो चुकी है। इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले, दूसरी, तीसरी स्टेज में तो कैंसर का इलाज पूरी तरह संभव है। चौथे स्टेज में भी अब कैंसर को हराया जा सकता है, नई दवाई के माध्यम से, नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के माध्यम से। इसके लिए एक टीम का होना ज़रूरी है, जो मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि ये मरीज को कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल, अब गया वो ज़माना कि हर मरीज का इलाज केवल कीमोथेरेपी से और रेडिएशन से होता है। अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अब मरीजों का इलाज टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रोबोटिक सर्जरी और कई सारी ऐसे कैंसर ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट्स है, उसकी वजह से होता है। तो कैंसर से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर का इलाज संभव है। चौथे स्टेज में भी कैंसर को हराया जा सकता है। डॉक्टर साहब, कैंसर जो है वो एक साइलेंस किलर की तरह है, तो इसका पहचान कैसे करें? इसका लक्षण क्या है? और जब लोग इसका पहचान करें तो फिर क्या करें वो? किससे संपर्क करें पहले स्टेज में? क्योंकि लोग ज़्यादातर अगर जो ग्रामीण में वो नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या करें। तो इसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए। कैंसर के जो सिम्टम्स हैं, वो डिपेंड करते हैं कि कहाँ का कैंसर है। महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर के अक्सर सिम्टम होते हैं स्तन में एक छोटी सी गांठ होना या बगल में एक गांठ होना। जो बच्चादानी का कैंसर है, उसके सिम्टम होते हैं कि अधिक तौर पर ब्लीडिंग होना, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होना। मुंह के कैंसर के सिम्टम्स होते हैं लंबे समय से मुंह का छाला जो ठीक नहीं हो रहा है, गले में गांठ आना, लंबे समय से बुखार रहना, वजन कम होना, खांसी जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है, वजन कम हो रहा है। ऐसे ही बच्चों में खून की कमी होना, ये कैंसर के सिम्टम्स हैं। तो जब भी आपकी बीमारी 10-15 दिन में दवाई से ठीक नहीं होती है, तब आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है कि आपकी बीमारी का डायग्नोसिस क्या है। अधिक तौर पे हम देखते हैं कि लोगों को लंबे समय से खांसी चलती है, उनका टीबी के लिए इलाज चलता है और 6 महीने बाद पता चलता है कि ये व्यक्ति को टीबी नहीं है, इसको फेफड़ों का कैंसर बिल्कुल। है। तो अवेयर होना ज़रूरी है, सिम्पटम्स है तो डॉक्टर तक पहुंचना ज़रूरी है और जब कैंसर के लक्षण हो, तब उनको कैंसर रोग विशेषज्ञ, जिसको हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, उनसे मिलने की ज़रूरत है। तो अगर हम ये लक्षण को जल्दी पकड़ेंगे, तो बीमारी को पहले दूसरे स्टेज में पकड़ सकते हैं, जहाँ पे 100% इलाज की गारंटी है। ठीक। डॉक्टर साहब, महिलाओं में कैंसर आम बात है या सामान्य कहा जाए, तो महिलाओं के जो कैंसर है या जो उसके लक्षण है, क्या-क्या कैंसर की संभावनाएँ होती है और लोग कैसे उसको समझ सकते हैं या डॉक्टर से संपर्क कर सकते जब हम महिलाओं की बात करते हैं, तो उसमें 2 कैंसर सबसे कॉमन है। एक है बच्चादानी के मुंह का कैंसर, जिसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत कॉमन है और छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बल्कि जितने रूरल स्टेट्स है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है, वहाँ पे बच्चादानी के मुंह का कैंसर कॉमन है। इसके आम लक्षण रहते हैं कि महिलाओं को अधिकतर ब्लीडिंग होती है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है। इसके अलावा जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है, यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में काफ़ी कॉमन होते जा रहा है। इनफैक्ट अब ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर बन चुका है। इसके कॉमन लक्षण हैं स्तन में गांठ होना, बगल में गांठ होना, और जब ये बीमारी बगल से या स्तन से फैल जाती है तो सांस लेने में दिक्कत आना, पेट में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स। ये 2 कैंसर के लिए हमारे देश में स्क्रीनिंग अवेलेबल है। सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्क्रीनिंग और ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर के लिए मैमोग्राफी। तो महिलाओं
अगर टाइमली अपनी स्क्रीनिंग कराएगी तो ये कैंसर होने से बच सकती है। तो रेगुलर स्क्रीनिंग, और जब भी ये लक्षण हो तब एक डॉक्टर जो इसके विशेषज्ञ हैं, जिसे हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, उन तक ये पहुंचती है तो ये कैंसर को हम पहले ही स्टेज में पकड़ सकते हैं। आजकल महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन भी आई है, तो ये निशुल्क सरकारी अस्पतालों में मरीजों को लग रही है। महिलाएं जिनकी उम्र 9 से 15 साल के बीच में है, उनको ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगती है, जिससे बच्चादानी का कैंसर आगे चल के इनको नहीं होता। डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, ये जो कैंसर के लक्षण जो बताए आप, ये होता कैसे है और इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं ताकि हो ही नहीं है? कैंसर से अगर आपको बचना है तो आपको सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करना है जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। नॉन वेजिटेरियन फूड, पर्टिकुलरली जिसको हम रेड मीट कहते हैं, उसका सेवन कम हो। 30 टू 40 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी हो। वज़न हमारा एक जो बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, वो गाइडलाइंस के हिसाब से हो। इन्फेक्शन से हम बचें, वैक्सीन्स को हम रेगुलरली ले, जैसे हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है, इसको हम रेगुलरली ले। और कैंसर स्क्रीनिंग, यानी कैंसर होने से पहले जब भी हम रेगुलर फॉलोअप में जाए और हम एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करें, अगर हम ये सारी चीज़ों को करते हैं तो 70 टू 80% हम कैंसर को ऐसे ही बच सकते हैं। कैंसर को होने से पहले हम रोकथाम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सामाजिक सवाल है कि जितना लोग कैंसर से डरते हैं, क्या इससे डरने की आवश्यकता है या उपचार करने की या अवेयरनेस की ज़रूरत है? इस दौर में जब टेक्निक मतलब हम इतना एडवांस हो चुके हैं, फिर भी लोग डर रहे हैं, तो इसमें क्या आपका कहना है? आपने बहुत सही सवाल उठाया है कि अभी भी हम देखते हैं कि कई सारे मरीज स्क्रीनिंग कराने नहीं आते। जब ये ऐसी फैसिलिटी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटलों में आसानी से अवेलेबल है, फिर भी ये स्क्रीनिंग कराने नहीं आते। जब लक्षण रहते तब डॉक्टर तक नहीं पहुंचते, और जब ये बीमारी का पता चलता है तो वो उनके घर वाले सब लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये सोचते कि अब कैंसर हो गया है तो अब कुछ इलाज नहीं हो सकता है। तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, टेली मीडिया हो। इसके द्वारा हम जगह जगह तक, गांव तक लोगों से जुड़े, ये अवेयरनेस पहुंचाए कि कैंसर का इलाज अब संभव है। कैंसर का इलाज अब ऐसा नहीं है कि बस केवल बड़े शहरों में होता है। रायपुर में भी हर अस्पताल में आजकल कैंसर का इलाज हो रहा है। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है और स्क्रीनिंग को प्रॉपरली फॉलो करने की ज़रूरत है। कैंसर से भय हम ना रखें, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक इलाज के चक्कर में हम ना पड़े, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए एक ट्यूमर बोर्ड का होना ज़रूरी है, जहाँ पे हम ये निर्णय लेते हैं कि मरीज़ को ऑपरेशन लगेगा, कीमो लगेगी, रेडिएशन लगेगा या टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी लगेगी। तो एक टीम का होना ज़रूरी है, और जब ये टीम मिल के मेहनत करती है तो इलाज डेफिनेटली सक्सेसफुल होता है, मरीज़ कैंसर को हराते हैं और एक अच्छा जीवन बिताते हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको, जितना अवेयरनेस होना चाहिए शासन के द्वारा या फिर जो एनजीओ काम कर रहे हैं इस चीज़ में, इस क्षेत्र में, क्या लगता है कि अभी अवेयरनेस उतना नहीं पहुंच पाया है जितना पहुंचना चाहिए? पिछले 2-3 साल में गवर्नमेंट और एनजीओस काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन और करने की ज़रूरत है, हमको और मेहनत करने की ज़रूरत है। दिन रात हमको ये स्क्रीनिंग को लोगों तक ले जाना है, रूरल पॉपुलेशन तक ले जाना है, उनके समाज में जाके जो उनके भय है, जो उनकी भातियाँ हैं, उनको दूर करना है। और ये अवेयरनेस को इतना हम कर दें कि लोग कैंसर के नाम से अब डरे नहीं, लोग कैंसर के लिए ट्रीटमेंट कराने सामने आए, अच्छी जगहों पे जहाँ कैंसर का इलाज होता है डॉक्टर से मिले और उसका इलाज कराएं। कैंसर के सही इलाज क्या है और आपके अस्पताल में किस तरह के इलाज हो रहे हैं? लगातार सुर्खियों में बना रहता है अस्पताल, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या हम लोग भी कई बार जुड़े हैं। तो यहाँ सही इलाज क्या है और आपके अस्पताल में जो रोबोटिक सिस्टम है या अत्याधुनिक तरीके से जो किया जाता है, इसके बारे में लोगों को बताइए। और एक चीज़ और, ये खास करके जैसे ये आपका अस्पताल हो गया, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी क्या सुविधा है?
जब हम कैंसर के इलाज पे करते हैं तो सदियों से कैंसर के इलाज में सर्जरी हुआ करती थी, फिर उसके बाद में कीमोथेरेपी आई, बिल्कुल। फिर रेडिएशन थेरेपी होती थी। हमारे अस्पताल में ये सारी चीज़ों की सुविधा तो है। इसके अलावा जो पिछले 10 सालों में कैंसर में डेवलपमेंट हुआ है, रिसर्च हुआ है, उससे ये पता चला है कि कई ऐसे मरीज़ हैं जो सर्जरी से, रेडिएशन से और कीमो से पूरे ठीक नहीं हो पाते। इनके लिए और कुछ करने की ज़रूरत है। तो रिसर्च से पता चला है कि अब इन मरीजों को टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से चौथे स्टेज में भी इन कैंसर को हम ठीक कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी एक सर्जरी का ऐसा एडवांसमेंट है जिसके माध्यम से डॉक्टर रोबोट की मदद से वो सर्जरी कर पाता है जिसमें समय कम लगता है, ब्लीडिंग कम होती है, चीरा कम होता है और मरीज की रिकवरी फास्टर होती है। तो उसको अस्पताल में कम समय के लिए रुकना पड़ता है और रोबोट ऐसी जगहों पे ऑपरेट कर सकता है जहाँ पे ह्यूमन हैंड्स ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी मुझे लगता है केवल रामकृष्ण केयर ऐसा अस्पताल है पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ पे 100 से अधिक रोबोटिक सर्जरीज हो चुकी है और इसमें से कई कैंसर के मरीज है जिसमें क्रिटिकल ऑर्गन की रोबोटिक सर्जरी हुई है। ऐसे ही कई ऐसे मरीज है जिनको फेफड़ों का, किडनी का, मुंह का कैंसर था, जिसको कीमोथेरेपी और रेडिएशन से वो ठीक नहीं हो सकता था। ऐसे मरीजों को हमने इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के द्वारा ठीक किया है। अब 2 साल 3 साल हो चुके हैं, वो बिल्कुल एक सामान्य अपना जीवन दे रहे हैं और टोटली अपने कैंसर को हरा चुके हैं। तो ये न्यूअर एडवांसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट जो कीमोथेरेपी के अलावा है, जिसे हम टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, दिस इज लीडिंग टू इंक्रीज इन सर्वाइवल। केवल इसी की बदौलत लाखों लोग चौथे स्टेज में भी कैंसर को हरा पा रहे हैं। ये इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझाइए ताकि आम लोग जो सुन रहे हैं वो लोग समझ पाए। देखो, टारगेटेड थेरेपी उस रास्ते को आइडेंटिफाई करती है जो रास्ते से कैंसर फैल रहा है। उस रास्ते में कौन से जीन के बदलाव की वजह से ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है, उसको आइडेंटिफाई करके वो रास्ते को रोका जाता है एक टैबलेट द्वारा या इंजेक्शन द्वारा, जिसे हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। तो इससे ट्रीटमेंट ज्यादा स्पेसिफिक होगी, साइड इफेक्ट मरीज को कम रहेंगे, असर ज्यादा होगा, सर्वाइवल ज्यादा होगा। इसे हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। इम्यूनोथेरेपी यानी कुछ ऐसी दवाई जो शरीर की प्रतिकार रोधक शक्ति को इतना बढ़ा देती है कि आपका शरीर ही कैंसर को नष्ट करता है। तो ये जो इम्यूनोथेरेपी के इंजेक्शन है, इसके माध्यम से 4th स्टेज में भी कैंसर को ठीक किया जा सकता है। पर्टिकुलरली फेफड़े का कैंसर, कोलोन कैंसर, रेक्टल कैंसर, मेलेनोमा, ये ऐसी बीमारी है जो 4th स्टेज में जिसका इलाज बिना इम्यूनोथेरेपी के आजकल अब संभव नहीं है। तो ये जो एडवांसमेंट है टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की, ये हर मरीज के लिए नहीं है। कुछ जांच करके इसका हम पता करते हैं कि ये मरीज टारगेटेड थेरेपी के लिए सूटेबल है या नहीं, ये मरीज इम्यूनोथेरेपी के लिए सूटेबल है या नहीं। और जब ये जांच से पता चलता है कि ये मरीज के ऊपर टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी इस दवाई के इस्तेमाल से ये बीमारी को हम रोक सकते हैं। कैंसर ज़्यादा खर्चीला माना जाता है कि बहुत खर्च आते हैं, लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि हमको महानगर की ओर जाना चाहिए। तो क्या आम आदमी जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको कैंसर हो गया है, क्या वो इलाज करवा पाता है या करवा पाएगा? इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं वो थोड़ा सा दूर करिए आप। ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जो जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे कई सारे हमारे मरीज़, इनफैक्ट मैं कहूँगा 70% जो हमारे मरीज़ हैं वो मिडिल क्लास या बिलो पॉवर्टी लाइन को बिलोंग करते हैं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, सर्जरी हम रामकृष्ण केयर अस्पताल में निःशुल्क करते हैं। इसके अलावा जो ज़रूरतमंद मरीज है जिसको इम्यूनोथेरेपी की भी ज़रूरत है, उसको भी हम सीएम फंड, पीएम फंड के माध्यम से मरीजों को देते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि जो गरीब व्यक्ति है उसको कैंसर का इलाज नहीं हो पाएगा। अब हमारे राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत
कई सारे एनजीओस के तहत, गवर्नमेंट के फंड्स के तहत इन मरीजों का निःशुल्क इलाज हो रहा है रामकृष्ण केयर अस्पताल में। आज मैंने आपको अपना हमारा कीमोथेरेपी वार्ड दिखाया, जहाँ पे रोज 40 से 50 मरीज को कीमोथेरेपी लगती है। इसमें से 50% लोगों को निःशुल्क कीमोथेरेपी लगती है। इसमें टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डे केयर सेंटर हमने बनाया है। बिल्कुल। ये जो निशुल्क आप बता रहे हैं, वो निशुल्क किस तरह से होता है? और जो लोग एकदम ना समझ है या नहीं जानते हैं कि हमको आयुष्मान भारत के किस तरह से उनका हेल्प लेना चाहिए, तो आपका हॉस्पिटल किस तरह से उन लोगों को हेल्प करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे अस्पताल में एक सेपरेट डिपार्टमेंट सेटअप है। तो जो भी गरीब व्यक्ति है वो अपना राशन कार्ड लेके आता है और वो राशन कार्ड वहाँ पे आयुष्मान काउंटर में लेके जाता है। तो उसका अगर आयुष्मान कार्ड नहीं भी बनाए तो भी ये लोग उनका आयुष्मान कार्ड बनाते हैं। और आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जो भी स्कीम में ट्रीटमेंट फैसिलिटी गवर्नमेंट मरीजों को देना चाहती है, वो निःशुल्क वो मरीजों को दी जाती है। तो इसमें मरीज को केवल रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है और उसके बाद का पूरा ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीज को होता है। तो अगर कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है तो उसका इलाज वो स्कीम के तहत निःशुल्क होता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि अभी तक जितने दिनों से आप इलाज कर रहे हैं, कोई ऐसा मरीज आपके पास आया हो और लगा हो कि ये नहीं बच सकता है या इनका इलाज संभव नहीं है, और उस मरीज को आपने जीवन दान दिया है, तो कुछ ऐसा अगर घटना आपके साथ हो या कुछ मेमोरेबल चीज़ें हो तो बता सकते अभी हैं? मैं इनफैक्ट कल की घटना बताऊंगा कि अंबिकापुर निवासी रफ़ीक साहब, जिनकी उम्र 87 ईयर्स थी, वो 2 साल पहले हमारे अस्पताल में आए थे। उनको 8 जगह पे फ्रैक्चर था। स्ट्रेचर पे वो आए थे, बिल्कुल हीमोग्लोबिन उनका 4 था, सांस लेने में दिक्कत थी। सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे और वहाँ पे 10 अस्पताल भटक के फिर वो फाइनली हमारे अस्पताल पहुँचा। जब हमने उनको देखा और डायग्नोसिस किया तो पता चला कि ये मल्टीपल माइलोमा नाम की बीमारी से ये पीड़ित है। मल्टीपल माइलोमा ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में खून नहीं बनता, हमारी हड्डियाँ ठिसूल हो जाती है, टूटने लगती है, किडनी में सूजन आती है। तो ये बीमारी का आइडेंटिफाई किए और तब उनके परिवार वाले और 8-10 लोग आए थे और उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब ये कितने दिन बचेंगे? अभी सबने तो हाथ खड़े कर लिए, कितना पैसा लगेगा? तो उनको हमने मल्टीपल माइलोमा की जो सिंपल टैबलेट आती है टारगेटेड थेरेपी, उसकी शुरुआत की। और वो भी आयुष्मान भारत योजना के तहत। बहुत गरीब थे, एक किसान थे, वो वहाँ पे अपनी किसानी से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। 16 हफ्ते उन्होंने वो टारगेटेड थेरेपी खाई और उसके बाद में वो खड़े हो गए और उनकी किडनी फंक्शन ठीक हो गया, शरीर में खून बनने लग गया। और अब 2 साल बाद वो मिलने आए थे कल मुझको और एक अंबिकापुर से एक छोटा सा तोहफा लेके आए थे धन्यवाद बोलने के लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि अब कैंसर को सही तरीके से जांच करके आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी टीम का होना ज़रूरी है। क्योंकि ये हम ना सोचे कि आयुष्मान योजना के तहत कोई भी डॉक्टर इसका इलाज कर पाएगा, ऐसे संभव नहीं है। एक एक्सपर्ट टीम, एक ऐसा अस्पताल जहाँ पे सारी सुविधा हो, जांच करने की फैसिलिटी हो, एक अच्छा डे केयर थेरेपी हो जहाँ पे हम अच्छी ऑपरेशन कर पाए, मरीजों को कीमोथेरेपी दे पाए, ये सारी फैसिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। केवल दवाई से मरीज ठीक नहीं हो पाता। एक अच्छे टीम, एक अच्छे एनवायरनमेंट, इन्फेक्शन फ्री वातावरण में जब वो रहता है, तब कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, मरीज ठीक होते हैं। आखिरी शब्द जो लोगों को आप संदेश देना चाहते हो, जो लोग ये सुनकर उनके दिल में भी ये लगे कि नहीं, ये अगर कोई मरीज है या लोगों को हेल्प कर सके या वो खुद इस चीज़ का लाभ ले सके, तो कुछ अगर संदेश देना चाहते तो आप। मेरा आप सब लोगों से केवल एक ही संदेश है कि यदि आप या आपके परिवार में या आपके दोस्तों में या आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, फेफड़ों का कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, बच्चा कोई भी कैंसर हो, तो उससे आप सलाह दीजिए कि एक अच्छे सेंटर में जाके अपना ट्रीटमेंट कराएं। हम यहाँ रामकृष्ण केयर अस्पताल में हमारी डॉक्टरों की टीम है जहाँ पे हम मिलजुल कर ये निर्णय लेते हैं कि मरीज़ के लिए क्या ट्रीटमेंट सही है। और दोस्तों, चौथे स्टेज में भी अब कैंसर का इलाज संभव है। आप डराए नहीं, इलाज कराएं। थैंक यू।
तो बिल्कुल आप डॉक्टर रवि जायसवाल को सुन रहे थे और इन्होंने बाज़ाब्ता बताया कि कैंसर जो है वो 4th स्टेज तक भी लोगों को बचाया जा सकता, जो मरीज हैं उनको बचाया जा सकता है। तो फिर हम हाजिर होंगे एक नए शख्सियत के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ इम्तियाज़।